नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का एक बार फिर एक नए ऊर्जा के साथ एक नई क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग शिक्षण शास्त्र के तहत ये सीखने का प्रयास करेंगे कि शिक्षण क्या होता है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं और उसमें क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो शिक्षण होता है यह कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसमें यहाँ से प्रश्न आने अनिवार्य होते हैं, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है उसे अगर शिक्षण का ज्ञान नहीं होगा तो वह शिक्षण की जो प्रक्रिया चलती है उसे सही तरीके से पूरा नहीं कर सकता है। यदि बच्चों के सामने यदि शिक्षक जाता है और उसे शिक्षण कौशलों का पता नहीं है, शिक्षण किस तरीके से किया जाए, टीचिंग कैसे की जाए, ये उसे ज्ञात अगर नहीं है तो उसका जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, या ये कहें कि बच्चों के अंदर जो व्यवहार में परिवर्तन लाना है वह शिक्षक ला नहीं सकता। इसलिए इसके महत्व को देखते हुए आज से हम लोग जो शिक्षण का जो अर्थ है, परिभाषा है और विशेषताएं हैं उसको सीखने का प्रयास करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो या कहीं का भी टेट हो जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित है, वहां पे इससे प्रश्न आने अनिवार्य है। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये सीखने का प्रयास करते हैं कि जो शिक्षण है, शिक्षण जिसे कि हम लोग इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। यदि अगर इसे हम ध्यान से देखें तो जो शिक्षण है एक्चुअल में क्या है, तो सामान्यतः अगर हम शिक्षण की बात करें तो यह एक कला है, एक कला है। अब बात आती है कि शिक्षण एक कला है, इसका क्या अर्थ होता है। तो सामान्यतः अगर कला को परिभाषित किया जाए तो हम कला के बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति, तो जो व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, अनुभव और उसका ज्ञान, तो अनुभव और ज्ञान का कुशलतम प्रयोग ही कला कहलाता है। इस तरीके से देखें तो अगर आपसे पूछा जाए कि कला क्या है तो कहेंगे कि व्यक्ति के अनुभव और ज्ञान का कुशलतम प्रयोग ही कला है। अब एक शिक्षक है जो उसने अनुभव किया है, ज्ञान अर्जित किया है, उसके आधार पर ही वो शिक्षण का कार्य करता है। अगर उसने सही तरीके से अनुभव और ज्ञान कर लिया है शिक्षण के बारे में तो उसका जो शिक्षण होगा वो बहुत प्रभावी होगा। या ये कहें कि जब वो बच्चों के सामने शिक्षण का कार्य करेगा तो बच्चे उसके शिक्षण या जो चीजें सिखाई जा रही है उसको बहुत तेजी से सीखते हैं। अगर उसके अंदर यह कला विकसित नहीं हुई है तो वह अच्छा शिक्षण नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षण क्या है, एक कला है। और एक इसमें महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है कि शिक्षण जो है यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। अगर हम समझें कि सामाजिक प्रक्रिया है इसका क्या अर्थ होता है तो देखें कि जैसा समाज होगा वैसी शिक्षण प्रक्रिया होगी। इसको इस तरीके से समझाया कि जब हमारे यहाँ प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की बात की जाती है तो प्राचीन काल में जैसी शासन व्यवस्था थी, जैसा समाज था, समाज की जैसी मांग थी, उसी के आधार पर ही शिक्षण चलता था। आज वर्तमान में जैसा समाज है, समाज की जैसी मांग है, उसी तरीके की शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है। आपने देखा होगा कि कभी शिक्षण जो होता था वो शिक्षक प्रधान हुआ करता था। शिक्षक प्रधान होने का अर्थ है कि जो टीचर या गुरु चाहते थे जो चीज सिखाना वही सिखाते थे बच्चे को, और बच्चे की उम्र, रुचि को महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन आज शिक्षक प्रधान नहीं है। आज कौन सी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति है। इसके अंतर्गत हम देखें तो जो बालक है उसकी रुचि को देखा जाएगा, बालक के अनुभव को देखा जाएगा, बालक के ज्ञान को देखा जाएगा और उसके आधार पर शिक्षण प्रक्रिया
की जाएगी। तो जो शिक्षक होता है वह बच्चे को देखते हुए शिक्षण का कार्य करता है। तो जैसा समाज, तो समाज की मांग जिस तरीके से होगी उसी तरीके से शिक्षण प्रक्रिया भी होगी। इसलिए कहते हैं कि जो शिक्षण है एक कला है और यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगर सामाजिक प्रक्रिया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा समाज होगा वैसी शिक्षण प्रक्रिया होगी, अर्थात समाज के जो प्रत्याशाएं होंगी, समाज की जो मांग होगी उसी के आधार पर शिक्षण होगा। तो इस तरीके से हम अगर यहाँ पे एक बिंदु के तहत समझने का, लिखने का प्रयास करें तो जो शिक्षण है अगर वह सामाजिक प्रक्रिया है तो क्या है, तो कहेंगे कि जो शिक्षण है वह देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक परिस्थितियों व मूल्यों का शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से देखें तो जिस देश की बात की जाएगी शिक्षण की, तो जिस देश में जो प्रणाली चल रही होगी उसी के आधार पर शिक्षण होगा। तो इसको अगर हम दूसरे तरीके से और लिखने का प्रयास करें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिस देश में जैसा शासन प्रणाली या सामाजिक तथा दार्शनिक पद्धतियां होंगी, वहां उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। इस तरीके से देखा जाए तो जो शिक्षण है वो एक कला है, सामाजिक प्रक्रिया है। अगर सामाजिक प्रक्रिया है तो कह सकते हैं कि देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन यानी कि समाज कैसा दिखता है, कैसा समाज है उसके आधार पर शिक्षण, सामाजिक परिस्थितियां, समाज की परिस्थिति कैसी है और उसके मूल्य कैसे हैं उसका शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा गया कि जिस देश में जैसा शासन प्रणाली या सामाजिक तथा दार्शनिक पद्धतियां होंगी वहां उसी प्रकार का शिक्षण प्रक्रिया भी होगी। इस तरीके से अगर हम देखें तो शिक्षण क्या है एक सामान्य सा हम परिचय समझते हैं। अब हम ये सीखने का प्रयास करते हैं तो देखें कि जो शिक्षण का अर्थ है वो निकल के आता है कि समाज की प्रणाली जैसी है, समाज जैसा है उसी के आधार पर शिक्षण चलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम शिक्षण के अर्थ को समझें तो वह मुख्य तौर पर देखा जाए तो जैसा समाज वैसा शिक्षण का अर्थ भी होगा। तो हम लोग अगले बिंदु में ये सीखने का प्रयास करते हैं शिक्षण का अर्थ। यहां से हम लोग लिखते हैं शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का अर्थ अगर इसे देखें तो शिक्षण के अर्थ को अगर सामाजिक परिस्थितियों को आधार बनाया जाए, सामाजिक प्रणाली को आधार बनाया जाए तो इसे हम 3 भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन कर सकते हैं। तो कहेंगे शिक्षण का अर्थ 3 भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं।
तो कैसे, 1 2 और ये आपका 3। तो जो पहला जो होगा वो अर्थ हम अगर देखें, पहले अर्थ को समझने का प्रयास करें तो कहेंगे एक तंत्र। एक तंत्र में कैसा शिक्षण होगा, तो और दूसरा जो होगा लोकतंत्र में, लोकतंत्र में शिक्षण कैसा होगा, और वहीं पे हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण कैसा होगा। अगर हम शिक्षण के अर्थ को समझने का प्रयास करें तो इस तरीके से हम देखें तो कहेंगे कि जो शिक्षण का अर्थ होगा वो 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, समझ सकते हैं। एक तो एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का अर्थ, वहीं पे लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का अर्थ, और अगर हम हस्तक्षेप रहित शासन व्यवस्था की बात करें तो यहां पे शिक्षण का अर्थ क्या होगा, शिक्षण का अर्थ। इस तरीके से हम देखें तो 3 तरीके से शिक्षण के अर्थ को हम समझ सकते हैं। अगर यहां पे देखा जाए कि जब एक तंत्र की बात की जाती है, यानी कि जो एक तंत्र होता है वहां तानाशाही व्यवस्था चलती है, तो यहां से एक बिंदु निकलता है कि इसमें शिक्षण का क्या अर्थ होगा। तो यहां से एक बिंदु निकलता है कि तानाशाही, तानाशाही की इच्छा प्रमुख होती है, प्रमुख होती है। इस तरीके से देखें कि जहां एक तंत्र होगा वहां पे तानाशाह की इच्छा प्रमुख होगी, यानी कि जो शासन कर रहा होगा वो जैसा चाहेगा वैसा शिक्षण कराएगा। अर्थात तो वह जो शासक है, तानाशाह है, वो चाहता है कि हम केवल धर्म की शिक्षा दें, तो वहां पे धर्म की ही शिक्षा होगी। वो चाहता है कि व्यक्ति के विकास की शिक्षा दी जाए, तो व्यक्ति के विकास की शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पे जो शिक्षण की व्यवस्था होगी या शिक्षण का जो अर्थ होगा वह शिक्षक केंद्रित होगा, विद्यार्थी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो बिंदु निकलता है वो निकलता है कि जो शिक्षण का अर्थ यहाँ पे एक तंत्र में होगा, वहां पे अगर हम शिक्षण प्रक्रिया की बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान होगी, शिक्षक प्रधान। कहने का अर्थ है, अगर एक सार रूप में समझें तो कहेंगे कि शिक्षण का जो अर्थ है वह अगर एक तंत्र में, यानी कि जहां पे तानाशाही शासन चल रहा है, वहां पर अगर देखें तो तानाशाही शासन में तानाशाह की इच्छा प्रमुख हो जाती है और वहां पे शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो शिक्षक प्रधान होती है। वहीं पे अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो जो आपका लोकतंत्र होता है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मानवीय संबंधों की बात की जाती है लोकतंत्र में। तो यहां से एक बिंदु निकलता है कि शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया या प्रणाली कह लीजिए, शिक्षण प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित होती है, संबंधों पर आधारित, मानवीय संबंधों पर आधारित होती है। और जब यह मानवीय संबंधों पर आधारित होती है तो इस समय जो इच्छा, यहाँ पे जैसे आपने देखा कि शिक्षक प्रधान है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो जनता होती है, या ये कहें कि जो जनता की इच्छा होती है वो सर्वोत्तम मानी जाती है और जनता के आधार पर ही वहां पे शिक्षण होता है। तो यहां से एक बिंदु हम लोगों का निकलेगा कि जनता की इच्छा सर्वोत्तम मानी जाती है। इस तरह से देखें तो लोकतंत्र की
ये विशेषताएं हैं, वहां पे लोकतंत्र में शिक्षण का ये अर्थ होगा। वहीं पे अगर हम हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण की बात करें तो जो हस्तक्षेप रहित शिक्षण में बात की जाती है तो वहां पे देखा जाए तो जो शिक्षक होता है वह एक मित्र की तरह होता है। यहाँ पे अच्छा, मित्र के तरह का अर्थ ये होता है कि वह उस बालक के जो समस्याएं हैं उसको एक मित्र की तरह हल करने का प्रयास करता है। मित्र का अर्थ ये नहीं कि उसके गले में हाथ पकड़कर घूमने वाला नहीं शिक्षक। वो शिक्षक होता है जो विद्यार्थी के जो अवगुण होते हैं, उसकी जो समस्याएं होती हैं, उसको एक मित्र की तरह हल करता है, न कि उबाऊ शिक्षक की तरह। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हस्तक्षेप रहित यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक बिंदु हम लोगों का निकल सकता है, वो ये है कि शिक्षक मित्र के रूप में कार्य करता है। वहीं पे एक बिंदु और निकलता है हम लोगों का, वो ये बिंदु है कि शिक्षक विद्यार्थियों को अधिक सक्रिय, देखिए विद्यार्थियों को अधिक सक्रिय का अर्थ होता है कि विद्यार्थी को क्रियाशील बनाते हैं, बच्चे को सोचने पर मजबूर करते हैं, बच्चे को क्रिया करने पर मजबूर करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, मजबूर नहीं कहेंगे, क्रिया करने को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे कहें कि शिक्षक विद्यार्थियों को अधिक सक्रिय करता हुआ है। तो यहाँ पे देखें कि अधिक सक्रिय बनाते हुए समस्याओं को सुलझाने का अवसर प्रदान करता है। इस तरीके से देखें तो जो शिक्षण का अर्थ है उसे हम सामाजिक प्रणाली मानते हैं। तो सामाजिक प्रणाली के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया कि अगर एक तंत्र समाज है, लोकतंत्र समाज है और हस्तक्षेप रहित समाज है, तो एक तंत्र में जो तानाशाह की इच्छा है वो सर्वोपरि हो जाती है और इसमें शिक्षण जो प्रक्रिया होती है वो शिक्षक प्रधान होती है। वहीं पे लोकतंत्र में शिक्षण जो प्रणाली होती है वो संबंधों पर आधारित होती है और जनता की इच्छा सर्वोपरि मानी जाती है। वहीं पर हस्तक्षेप रहित शासन की बात की जाएगी तो वहां पे जो शिक्षण होगा, वहां पे एक जो शिक्षक होता है वो मित्र के रूप में कार्य करता है और वह बच्चों को सक्रिय बनाता है और उसे बार बार अवसर उपलब्ध कराता है कि वह बालक अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सके। इस तरीके से हम लोगों ने शिक्षण के अर्थ को समझा। अब हम ये सीखने का प्रयास करते हैं कि कुछ विद्वानों ने शिक्षण की परिभाषा दी है। वो क्या दिए हैं, तो आइए देखते हैं शिक्षण की परिभाषा। शिक्षण की परिभाषा, अगर हम शिक्षण की परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले एक प्रमुख जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं उनकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो उनका नाम है गेज। तो गेज महोदय ने जो शिक्षण को परिभाषित किया है, उन्होंने कहा कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित
परिवर्तन लाना। इस तरीके से देखें तो गेज महोदय कहते हैं कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य, पारस्परिक प्रभाव का अर्थ होता है कि एक दूसरे के, जैसे ए है और बी है तो ये एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, अंतः क्रिया करते हैं, इसी को कहते हैं पारस्परिक प्रभाव। पारस्परिक प्रभाव यानी कि एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। अर्थात वांछित परिवर्तन का अर्थ ये होता है कि शिक्षण प्रक्रिया जब चलती है या कोई दो लोगों के बीच में जब तर्क होता है तो एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहारों को परिवर्तित करता है अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर। तो वही कहा जा रहा है कि अगर जिस चीज का शिक्षण होता है उसके उद्देश्य निश्चित होते हैं और उद्देश्य के अनुसार ही बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना ही शिक्षण का उद्देश्य है। और ये कैसा है? पारस्परिक प्रभाव। ये किसने कहा है, परिभाषा दिया है? तो ये गेज महोदय। यहीं पे अगर हम देखें एक दूसरी परिभाषा जो दूसरे शिक्षा शास्त्री हैं जिनका नाम है क्लार्क। क्लार्क महोदय ने शिक्षण को परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षण वह प्रक्रिया है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन, जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। इस तरीके से देखें तो क्लार्क महोदय कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है, यहां पे देखिए प्रक्रिया शब्द है, प्रक्रिया शब्द वहीं लगता है जहां पे क्रमबद्धता जुड़ी हो, यानी कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, और ये स्टेप हमेशा चलता रहता है। तो वहां पे प्रक्रिया शब्द यानी कि शिक्षण में भी एक निश्चित क्रम के आधार पे हम शिक्षण का कार्य करते हैं। उसे हम आगे देखते हैं कि कैसे शिक्षण प्रक्रिया चलती है। तो शिक्षण वह प्रक्रिया जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। तो वांछित परिवर्तन लाना ही शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। तो जब शिक्षण होगा तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा, और व्यवहार में परिवर्तन होगा उसी को वांछित परिवर्तन कहा जाता है। इसी क्रम में एक और विद्वान थे जिन्होंने परिभाषा दिया है, उनका नाम है थाइन। थाइन महोदय ने शिक्षण की जो परिभाषा दिया है वो कहते हैं कि समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना, सीखने में वृद्धि करना। ये एक महत्वपूर्ण परिभाषा है कि समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि। तो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सीखने में वृद्धि करना ही होता है। सीखने में वृद्धि का अर्थ है कि सीखने का जो अर्थ होता है आपके अनुभव और ज्ञान में वृद्धि होना, और अनुभव और ज्ञान में जब वृद्धि होती है तो आपका व्यवहार बदल जाता है। इसी को कहा जा रहा है कि सीखने में वृद्धि करना ही शिक्षण का मुख्य अर्थ होता है। इस तरीके से हमने देखा शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब
इन परिभाषाओं और अर्थ के आधार पर हम ये सीखने का प्रयास करते हैं कि शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे हम अगर ये देखने का प्रयास करें कि शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो हम यहाँ पे एक बिंदु निकालते हैं, शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं। यदि हम शिक्षण की विशेषताओं की बात करें तो उसमें हम एक महत्वपूर्ण विशेषता रख सकते हैं। वो क्रम से हम देखें तो एक विशेषता है कि शिक्षण एकांगी प्रक्रिया है। शिक्षण एकांगी प्रक्रिया है। इस तरीके से देखें कि शिक्षण जो होता है, अगर सामान्य तौर पर हम शिक्षण कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं और हमको सुनने वाला कोई नहीं है, तो यह जो शिक्षण है, जब सुनने वाला कोई नहीं है तो ये जो शिक्षण की प्रक्रिया होगी वो व्यर्थ हो जाएगी। यहाँ पे देखें कि शिक्षण की प्रक्रिया एकांगी है, यानी कि हम अगर शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और सुनने वाला नहीं तो एकंग हुआ। दूसरा तरीका और समझ सकते हैं कि शिक्षण को पूर्ण करना अगर चाहते हैं तो शिक्षण पूर्ण तभी होता है जब इसके साथ अधिगम जुड़ता है। इसको इस तरीके से समझें कि शिक्षण एक एकांगी प्रक्रिया है और यह पूर्ण तब होता है जब इसके साथ अधिगम जुड़ता है, यानी कि शिक्षण में अधिगम नहीं हो रहा है तो वह शिक्षण नहीं है, वह शिक्षण की प्रक्रिया सही नहीं है। तो इसी को हम लोग इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से लिखा है, एकांगी प्रक्रिया है, तो इसी को आधार बना के हम एक इसमें पॉइंट डाल सकते हैं कि इसकी पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब इसके साथ अधिगम जुड़ जाता है। अधिगम जुड़ जाता है। इस तरीके से देखें तो यहां से आपके सी टेट में और जो भी स्टेट टेट होते हैं वहां पे इस पर से क्वेश्चन आते हैं। तो पूछा जाए कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, तो यहाँ पे देखा जाए तो शिक्षण एक एकांगी प्रक्रिया है, और एकांगी प्रक्रिया है तो जब यह पूर्ण कब होती है, तो एक पूर्ण होती है कब, जब इसके साथ अधिगम जुड़ जाता है तब। इसी तरीके से हम अगली विशेषता की बात करें तो जो शिक्षण की अगली विशेषता है वो है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। जैसा कि आपने भी इसके अर्थ में समझा कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। जैसा समाज होता है उसी तरीके का शिक्षण होना चाहिए। यदि समाज एक तंत्र का है तो उस तरीके का शिक्षण होगा, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की तरह शिक्षण होगा, और हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली है तो वहां पे शिक्षण उस तरीके से होगा, जो कि आपने इसके पिछले अर्थ में समझा है। तो कहेंगे कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। वहीं पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है, तीसरा, जहां से अक्सर क्वेश्चन आपको बार बार मिलता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या है कि शिक्षण में 3 तत्व निहित है। पूछता है कि शिक्षण में कितने तत्व निहित होते हैं, तो याद कर लीजिए कि शिक्षण में मुख्य रूप से 3 तत्व निहित होते हैं। एक आपका होता है उसमें बालक, एक तत्व। दूसरा जो तत्व होता है वो होता है आपका शिक्षक, और जो तीसरा तत्व है वो है आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम इस तरीके से देखें तो एक जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वह इन तत्वों से ही पूर्ण होती है। तो वे तत्व कौन कौन से हैं जिससे शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होती है? तो एक है बालक, शिक्षक। तो बालक और शिक्षक के बीच में शिक्षण की प्रक्रिया चलती है जिसमें सहायक होता है आपका पाठ्यक्रम।
अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा, पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है, तो बालक में हम वांछित परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। जो पाठ्यक्रम होता है, इसके माध्यम से बालक में जो वांछित परिवर्तन लाना होता है, उनके उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक तरह से उद्देश्य है, वह बिंदु है जिसके आधार पर शिक्षण प्रक्रिया चलती है। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो शिक्षण है उसमें 3 तत्व कौन कौन से हैं? बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम। आइए अगली विशेषता को देखते हैं। इसमें अगर हम अगली विशेषता की बात करें तो वो है कि शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता किसे कहते हैं? जो कि विद्यार्थी होता है, बालक होता है। तो यहाँ पे हम यहीं पे लिख सकते हैं अधिगमकर्ता का अर्थ है आपका बालक। तो पूछा जाए कि शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, तो वह है अधिगमकर्ता। यानी कि शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वह बालक केंद्रित होती है। बालक जैसा है उसी आधार पर हमको शिक्षण करना होता है। ये कहें कि बालक की रुचि, बालक की योग्यता, इन सभी चीजों को देखते हुए शिक्षण की प्रक्रिया चलती है। अर्थात केंद्र बिंदु में कौन होता है? अधिगमकर्ता यानी कि बालक। इसीलिए आज देखते होंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति का प्रचलन है। अगली अगर हम विशेषता की बात करें तो इसमें अगली जो विशेषता होती है वो होती है कि शिक्षण एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होने का अर्थ है कि जब भी शिक्षण होता है, शिक्षण का कार्य चलता है, तो उस शिक्षण का उद्देश्य निश्चित होता है कि हम बालक के अंदर ये खास तरीके के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं। जब भी शिक्षक शिक्षण करना शुरू करता है, उससे पहले वो प्लानिंग करता है, योजना बनाता है, जिसको कि पाठ्य योजना कहते हैं। तो उस लेसन प्लान के तहत शिक्षक सबसे पहले यही निर्धारित करता है कि जो शिक्षण हम करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, बालक के अंदर हम किस तरीके के व्यवहार का परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो शिक्षण का एक कैसी है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। वहीं पे अगली विशेषता की बात की जाए, अगले हम विशेषता की अगर बात करें तो जो अगली विशेषता है वो है कि शिक्षण विकासात्मक होता है। अगर हम बात करें कि शिक्षण कैसा है तो शिक्षण विकासात्मक होता है। शिक्षण के विकासात्मक होने का अर्थ है कि शिक्षण हमेशा अग्रसर यानी आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं चलता है। अगर हम विकासात्मक की बात करें तो जो विकासात्मक की बात की जाती है तो यह किस दिशा में चलता है? तो कहेंगे कि यह लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में चलता है। वहीं पे अगर हम 2 बिंदु और इसमें समझें कि जो विकासात्मक होता है तो सामान्यतः देखें तो जो शिक्षण होता है वो सरल से जटिल की ओर चलता है। तो यहाँ पे निकलता है कि सरल से जटिल। सरल से जटिल का अर्थ है कि सबसे पहले जब शिक्षण की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें शिक्षण के तहत बच्चों के सामने सामान्य सी चीजें जो बहुत आसान होती हैं, समझने लायक होती हैं, वहां से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे बच्चे को कठिन चीजें सिखाई और समझाई जाती हैं। फिर वहीं पे देखा जाए कि एक बिंदु और निकलता है कि जो शिक्षण है यह खंड से
पूर्ण की ओर निरंतर अग्रसरित होता है। इस तरीके से देखें तो शिक्षण विकासात्मक होता है और लंबवत दिशा में अग्रसित होता है, चलता है। और सरल से जटिल आपने समझा, अब समझते हैं कि खंड से पूर्ण। खंड से पूर्ण का अर्थ होता है कि कोई भी बिंदु होता है जिसका शिक्षण किया जाता है वो छोटे छोटे भागों में शिक्षण किया जाता है। तो छोटे छोटे भागों में यानी कि कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए बड़ा सा, और उस बड़े टॉपिक को, बड़े से बिंदु को हम छोटे छोटे भाग में करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर उबन नहीं होती है, बच्चे छोटे छोटे बिंदुओं को आसानी से समझ लेते हैं। जिस तरीके से हम ये विशेषताओं को सीख रहे हैं, हम लोग छोटे छोटे विषयों को, जैसे कि आज हम लोगों ने शिक्षण के अर्थ को सीखा एक बार, फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि शिक्षण की परिभाषा, और अब हम विशेषताओं को देख रहे हैं। तो छोटे छोटे भागों में बच्चों के सामने अर्थ कभी सिखाएंगे, फिर विशेषताओं को दिखाएंगे, फिर परिभाषाओं को सिखाएंगे। यह खंड है। तो खंड से पूर्ण की ओर फिर एक बार सार रूप में समझाने का प्रयास करेंगे, फिर एक बार एक साथ पूरे विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से देखें तो जो शिक्षण है वह सरल से जटिल और खंड से पूर्ण की ओर निरंतर अग्रसित रहता है। वहीं पे शिक्षण की जो अगली महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। अगर हम शिक्षण को द्विमुखी अगर प्रक्रिया कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कि इसके दो मुख, यानी कि एक मुख पे आपका शिक्षक होता है और दूसरे पे आपका विद्यार्थी। इस तरीके से देखें तो इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है, इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है। तो यहां पे लिखेंगे अंतःक्रिया होती है, और अंतःक्रिया का अर्थ ये हुआ कि यहां पे हम ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो देखें कि जो शिक्षण है, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि कैसी प्रक्रिया, तो यह एक द्विमुखी प्रक्रिया भी है। और द्विमुखी में मुख्य रूप से दो बिंदु कौन कौन से होते हैं, तो एक शिक्षक और एक विद्यार्थी, और इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है अर्थात ज्ञान का आदान प्रदान होता है। सामान्यतः शिक्षक ही ज्यादा ज्ञान देते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि हर बात शिक्षक नहीं जानता है। जब शिक्षण प्रक्रिया चलती है तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे अवसर मिलते हैं कि विद्यार्थी भी शिक्षक को प्रभावित करता है, विद्यार्थी भी बहुत सी ऐसी चीजें सिखा देता है जो शिक्षक नहीं जानता है। जैसा कि मेरे साथ तो काफी बार हुआ है, मैंने तो इस चीज को महसूस किया है कि मैं बहुत सी चीजें जो नहीं समझ सकता हूँ, नहीं जानता हूँ, वो विद्यार्थियों के सामने उस चीज पर डिस्कस करने पर, तर्क करने से वो चीजें और क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि यह एक द्विमुखी प्रक्रिया है और इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है। इसके आगे अगर हम अगली विशेषता को देखें तो जो शिक्षण की अगली विशेषता है वो है कि शिक्षण प्रक्रिया निरीक्षणीय और मापन मेजरमेंट, तो मापन योग्य होती है। यहां पे देखा जाए कि जो शिक्षण है यह प्रक्रिया निरीक्षणीय है, यानी कि हम अवलोकन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, अवलोकन। तो कहने का अर्थ है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है उसका हम अवलोकन कर लेंगे, उसका हम निरीक्षण कर सकते हैं, उसका हम मापन भी कर सकते हैं, मेजरमेंट भी कर सकते हैं। इस तरीके से देखेंगे जो शिक्षण है उसको हम अवलोकन देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितना प्रभावी है,
और मापन अर्थात हम माप सकते हैं कि शिक्षण कितना प्रभावी है, कितनी अच्छी तरीके से शिक्षण हुआ है, उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं। इसके आगे एक महत्वपूर्ण जो विशेषता आती है आपके शिक्षण की, वो विशेषता ये है कि शिक्षण कला एवं विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों है। अगर देखा जाए तो शिक्षण को कला क्यों कहते हैं, जैसा कि आपने अभी स्टार्टिंग में अर्थ में समझा कि शिक्षण कला है। कला का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने अनुभव और ज्ञान का कुशलतम प्रयोग करता है। तो शिक्षण में कुशलता से ज्ञान और अनुभव का शिक्षण प्रयोग करता है, इसलिए शिक्षण क्या है, कला है। वहीं पे विज्ञान क्यों है, क्योंकि हम आज वर्तमान में देखें तो शिक्षण की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें हम विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों का भी प्रयोग करते हैं। तो जो ये वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, यह शिक्षण को वैज्ञानिकता प्रदान करते हैं, ये कहे कि वैज्ञानिक स्वरूप देते हैं। जैसे अगर देखें तो शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, आप देखते होंगे कि प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे आज आधुनिक युग में यूट्यूब के माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है बहुत आसानी से। कोई दिल्ली का व्यक्ति है और कोई महाराष्ट्र का है, कोई कहीं का व्यक्ति है, और वह इस विज्ञान के माध्यम से ही उन कोर्सेज को, क्लासेस को आसानी से देख ले रहा है। तो इस तरीके से देखें तो शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। वहीं पे एक अंतिम विशेषता को समझने का प्रयास करें तो शिक्षण सकारात्मक विज्ञान है। अगर हम सकारात्मक विज्ञान की बात करें तो इस बिंदु को समझने की कोशिश करें तो कहेंगे कि शिक्षण का उद्देश्य समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों, विश्वासों, प्रक्रियाओं को विद्यार्थियों के व्यवहार में विकसित करना है तथा विद्यार्थियों को समाज का महत्वपूर्ण इकाई बनाना है। इस तरीके से देखें तो कहा जा रहा है कि शिक्षण सकारात्मक विज्ञान है। सकारात्मक विज्ञान कहने का उद्देश्य ये होता है कि शिक्षण का उद्देश्य समाज द्वारा निर्धारित, समाज ने कुछ मूल्यों को निर्धारित किया है, कुछ विश्वासों को निर्धारित किया है, उन मूल्यों और विश्वासों को विद्यार्थियों के व्यवहार में विकसित करना है तथा विद्यार्थियों को समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना भी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो ये है शिक्षण का सकारात्मक विज्ञान। तो यहाँ पे हम देखें तो हम लोगों ने आज ये सीखने का प्रयास किया कि सामान्य तौर पर कि शिक्षण का जो अर्थ होता है वे क्या अर्थ होते हैं, वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि शिक्षण के हम लोगों ने अर्थ को समझा, वहीं पे हम लोगों ने सीखा कि शिक्षण की क्या परिभाषा है, वहीं पे हम लोगों ने सीखा कि शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। इस तरीके से हम लोग आज एक महत्वपूर्ण बिंदु को सीख चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। एक बात और कि अगर आप पूरे क्लास को देखना चाहते हैं, रेगुलर क्लास से जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो आपके पास विकल्प ये है कि आप हमसे ऐप के माध्यम से
जुड़ सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऐप डाउनलोड करने में समस्या आती है तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अगर ऐप डाउनलोड नहीं होता है, आप उसको लॉगिन नहीं कर पाते हैं या कोई भी समस्या आती है, तो आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर है 99 18 56 21 41। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपसे हमारी टेक्निकल टीम जुड़ेगी और आपको वो जो समस्याएं हो रही हैं उसको दूर करेंगे। उसके बाद एक और नंबर है आपका 97 95 42 48 08। इन दोनों नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर। अगर बात नहीं करना चाहते तो व्हाट्सएप से करिए, आपसे हमारी टेक्निकल टीम जुड़ेगी और आपकी समस्या का निदान करेगी। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।